नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा स्टडी पॉइंट में। आज हम हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसमें एक हमारा नया टॉपिक है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये एक रिवीजन सीरीज़ है गाइस, ठीक है। होप कि आप पहले से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देवनागरी लिपि क्या है, उससे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि लिपि क्या होती है। लिपि होती है ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। तो जब हमने बोलना सीखा तो अब उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे हैं उसे ही लिपि कहते हैं। जो चिन्ह आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, यही लिपि है और इसी को देवनागरी लिपि कहते हैं। ये जो देवनागरी लिपि है बाएं से दाएं और लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? तो इसका जो विकास हुआ है, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई। ब्राह्मी लिपि का जब थोड़ा विकास हुआ फिर गुप्त लिपि आई, फिर कुटिला लिपि आई, फिर नागरी और फिर देवनागरी। तो इस तरह से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। जैसे पहले ब्राह्मी लिपि आई होगी, फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, नए नए वर्ड इसमें शामिल हुए होंगे, तब गुप्त लिपि आई। गुप्त के बाद थोड़ा और विकास हुआ, कुटिला, नागरी, देवनागरी। तो ये क्रम आपसे पूछा जाता है, ये क्रम आपको याद रखना है। देवनागरी लिपि की जो जननी है वो ब्राह्मी लिपि है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जो भी भाषा, जैसे आप देखते होंगे हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, हर देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो उनको लिखने का जो तरीका है वो भी अलग होता है। तो उनके भी अलग अलग नाम है। जैसे गुरुमुखी लिपि है, इसमें पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। फारसी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है। उर्दू भाषा जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी, बाएं से दाएं मतलब इधर से इधर की ओर लिखी जाएगी। जबकि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसे हम बाएं से लिखना शुरू करते हैं और दाएं की तरफ चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो इसमें जो भाषाएं हैं संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, राजस्थानी, कश्मीरी, भोजपुरी, मैथिली, कोंकणी, मगही, सिंधी, पाली, नागपुरी, बघेली, संथाली, डोगरी, बोडो, हरियाणवी, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये सारी जो भाषाएं हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो यहीं से आपको जो एग्ज़ाम में एक भाषा उठा ली जाएगी और कहा जाएगा कि ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये आपको याद करना है। अन्य लिपियों का देवनागरी लिपि में क्या क्या प्रभाव पड़ा है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फारसी का क्या प्रभाव हमारी देवनागरी लिपि में पड़ा है? तो वो है ये नुक्ता चिन्ह। जैसे ख लिखा है मैंने और नीचे एक बिंदु सा लगा रखा है, इसी को नुक्ता चिन्ह कहते हैं। तो ये फारसी लिपि से लिया गया है। या घसीट कर या मिलाकर लिखने की जो ये परंपरा है ये कहाँ से ली गई? तो ये भी फारसी से लिया गया है। अंग्रेजी से क्या प्रभाव पड़ा है हमारी देवनागरी लिपि में? तो फुल स्टॉप, जो डॉट होता है, फुल स्टॉप को छोड़कर सभी विराम चिन्हों का प्रयोग हम अपनी देवनागरी लिपि में करते हैं। तो ये हमने अंग्रेजी से लिया है। दूसरी चीज हमने अंग्रेजी से ली है वो है अ। बंगाली से हमने लिया है चौकर लेखन और गुजराती से लिया है सिरोरेखा न लगाना। मतलब कई बार हम लिख लेते हैं सीधे, जैसे लिखते चले जाते हैं घसीट कर, और सिरोरेखा, सिर के मतलब जो ये रेखा है ऊपर वो नहीं लगाते हैं। तो वो कहाँ से लिया गया है? वो गुजराती से लिया गया। अब देख लेते हैं कि देवनागरी लिपि में क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष इसमें पाए जाते हैं। एक तरफ गुण लिखे गए हैं, एक तरफ दोष हैं। गुण क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। स्वर व्यंजन की क्रमबद्धता होती है, लचीली प्रकृति होती है, उच्चारण व लेखन में एक ही जैसे लिखते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं वही हमने लिखना है। स्वरों की मात्राएं होती हैं, संयुक्त अक्षरों को लिखने की व्यवस्था है, स्थान कम घेरता है और एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण यहाँ पे होता है। जैसे अंग्रेजी में अगर हम घ लिखना चाहें तो हमें GH लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देवनागरी लिपि में अगर घ लिखना है तो घ ही लिखेंगे, एक ही वर्ण लिखेंगे, ठीक है। तो एक ध्वनि के लिए एक वर्ण यहाँ पे दिया गया है।
दोष देख लेते हैं, दोष क्या क्या है देवनागरी लिपि में। तो एक तो चारों ओर इसमें मात्राओं का प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे इसमें आ की मात्रा पीछे लगती है, ऊ की मात्रा नीचे लगती है, ओ की ऊपर लगेगी, ठीक है, ई की मात्रा आगे से भी लगती है। तो ये चारों तरफ से मात्राओं का इसमें प्रयोग होता है। तो ये एक दोष है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में जो सर्वाधिक विवादास्पद जो मात्रा है वो है ई, छोटी ई, जो कि मात्रा आगे से लगती है। ये बोली बाद में जाती है लेकिन लिखी पहले जाती है। लगाई जो किसी शब्द में अगर हम लगाते हैं तो छोटी ई की मात्रा आगे से लगाते हैं। तो ये एक विवादास्पद मात्रा है। जो कुछ ध्वनि है उनके अनेक रूप में पाई जाती है, जैसे कि श, तीन वर्णों में श श श, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूजन होती है, ये भी एक दोष है देवनागरी लिपि का। र की 4 मात्राएं होती हैं। र एक तो स्वयं होता है, एक जैसे ट है, ट के नीचे अगर हम रा जोड़ना चाहें तो ट्र नीचे की तरफ लगाते हैं। क का में ऊपर की तरफ लगी है, प में नीचे लगी है। तो ये भी एक दोष है देवनागरी लिपि का। सिरोरेखा से समस्या होती है। सिरोरेखा से समस्या कहाँ पे होती है? जहाँ पे हम भ या ध लिखना चाहें। भ लिखते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये पूरी लाइन में आ जाता है, जिससे कि भ नहीं दिख पाता, वो म दिखने लग जाता है। तो ये भी एक दोष है देवनागरी लिपि का। अब देख लेते हैं देवनागरी लिपि से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किसने और कहाँ किया था? गुजरात में इसका प्रयोग हुआ है और नागर ब्राह्मणों के द्वारा सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। इसमें अंग और अह नहीं है। अंग और अह को देवनागरी लिपि में अयोगवाह कहा जाता है। इसमें टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें के 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। व्यंजन में इसमें जैसे उच्छिप्त व्यंजन आते हैं और संयुक्त शब्द आते हैं, हाँ संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। तो ये टोटल मिला के 39 है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी व लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 343 में कहा गया है। संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करेगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह आर्टिकल 351 में कहा गया है और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला शासक जिसने अपने शिलालेखों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है वो है जयभट्ट। यूपी सरकार द्वारा 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव किसने दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमिति कुमार चटर्जी ने। देवनागरी सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर। देवनागरी में आ का 12 खड़ियों के रूप में प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काका कालेलकर। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब होता है? 1935 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गाइज अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख लीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।